तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंसीडियस चैप्टर 5 द रेड डोर को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैट्रिक विल्सन ने। जी हाँ, इन्होंने इस मूवी के अंदर मेन किरदार निभाया है। कहें यह डायरेक्शनल डेब्यू है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसीडियस चैप्टर 1 चैप्टर 2 की यह डायरेक्ट सीक्वेंस फिल्म है। यहाँ पर आपको एलिस की कहानी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे पहले 2 पार्ट्स देखे हुए हैं तो आप इसे डायरेक्टली देख सकते हो। इंटरेस्टेड बात यहाँ पर क्या है पता है आपको? पर फ्यूचर में सिनेस्टर सीरीज का फ्यूचर में क्रॉस ओवर हो सकता है। बाकी आप यहाँ पर आप चाहते हैं बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता देना। हम 10,000 लाइक कर देना दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीडीएस 5 चैप्टर का शुरुआत होती है सीडीएस 2 जहाँ पर एंड हुआ था। वहाँ पर जॉर्ज और डाल्टन की यादों से उसे साल और उसके सारे इवेंट्स को मिटा दिया जाता है, से कि वे लोग दोबारा स्टार प्रोजेक्शन से वहाँ पर शैतानों के दुनिया में पहुंच जाए जहाँ पर ईवेल और रिसेंटली रेंट्स रहती है। अब 10 साल बीतते हैं और अब हम जनरल देख पाते हैं जो कि उसकी मदर लॉरेन लैम्ब्रेट का। वहाँ पर जॉर्ज और उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी और अब हम उसमें बात करता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है जॉर्ज और उसके रेने ने आपस में डिवोर्स ले लिया है। पिछले काफी वक्त से परेशान स्ट्रेट आउट रहता है, जिससे कि उसका दिमाग काफी खराब हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि जब हादसे हुए थे इंसीडियस के, उसके बाद से वो एम और केयर्स दे ही नहीं पाया। जानते हैं कि यहाँ पर वो गलत है भी नहीं, उसे कुछ याद भी नहीं है। उनके यादों को मिटा दिया गया था। के और उसके बड़े बेटे आर्डन के आपस में रिश्ते ठीक भी नहीं है। दोनों आपस के बीच के रिश्ते को ठीक भी कर नहीं पा रहे थे। फ्यूनरल के बाद सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। फ्यूनरल के अंदर कार्ड भी आया हुआ था। कार्ड को हम सेकंड पार्ट से थोड़ा अच्छे से जान पाए हैं। एलिस का काफी साथ दिया था। खैर डाल्टन का भी यहाँ कार्ड को देखता है, लेकिन साल उसे याद नहीं था जब वे लोग उसके पास आए थे और उसकी मदद करी थी। इसलिए बात था कि वो उसे पहचानता कैसे। वो कार्ड से पूछ लेता है कि वह कौन है। वे कह देता है कि वे ऑरेन का ही एक अच्छा दोस्त है। यहाँ से सभी लोग अब चले जाते हैं। जॉर्ज भी जाने लगता है। कार के पीछे हम एक शैडो को देख पाते हैं। ये एक एक्सपर्ट है, लेकिन किसकी है ये हम कहानी के आगे जानेंगे। जहाँ पर डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने को जाता है कि बीच के रिश्ते पहले ही खराब थे। बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। लोग यहाँ पर कॉलेज पहुँचते हैं और फिर डाल्टन ड्राइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था। डाल्टन को उसको रूम में छोड़ते वक्त जॉर्ज उससे बात करने लगता है। डाल्टन ने रिसेंटली ही एक लॉरेन की ड्राइंग बनाई थी। इस पर जॉर्ज बोलता है डाल्टन ने कभी उसे ड्राइंग नहीं किया, तो फिलहाल उसके पास भी है। उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है। उसके खुद के डैड उसके पास नहीं थे, जिन्होंने जॉर्ज के बचपन में ही खुद को खत्म कर लिया था। इस कहानी के अंदर एक नया टेक है, यानी कि एक नई कहानियां यहाँ पे जुड़ते हुए दिख रही है। फिर अब डाल्टन अपने पिता के बातों पे जरा ध्यान नहीं देता है। उनकी काफी बहस हो जाती है, जिससे कि जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। रूम के अंदर 2 लोगों को रहना था। डाल्टन के साथ क्रिस नाम की एक की रूम शेयर करती है कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देती है। रूम चेंज होने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगने वाला था। आज रात उसे वहीं पर रुकना पड़ता। अब जॉर्ज कॉलेज से बाहर आ जाता है और बहुत दुखी था और रोने लगता है कि उसके साथ जो हो रहा था वह डिजर्व नहीं करता है। डाल्टन और क्रिस आपस में बात करने लगते हैं। बातों में डाल्टन उसे बताता है 10 साल पहले का 1 साल बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उसे अब अंधेरे से भी डर लगता है। फिर अब अगले दिन जॉर्ज डाल्टन मैसेज करता है। इसके अंदर वो कहता है कि डाल्टन के बात को वो समझता है और वो भी समझ नहीं पा रहा है उसे हुआ क्या है। जल्द ही ये सब पता कर लेगा कि क्यों और कैसे हो गया। तभी हमें डाल्टन को दिखाया जाता है कि अपने आर्ट्स क्लास में था, पर वो अपने टीचर को लॉरेन की ड्राइंग आने वाला था। उसे लगता है कि यह ही नहीं होगी, वह उसको फाड़ देता है। वे उसके प्रोफेसर सभी को कहते हैं कि अपने मन के अंदर उसे ड्राइंग करने को कहते हैं। डाल्टन अपने मन के अंदर झाँक कर एक ड्राइंग बनाता है। ये ड्राइंग होती है एक डोर की। यह डोर फर्दर डोर है जहाँ से डीमन उसके पास आ सकता है। सर के वह लेफ्ट फेस डीमन, जो कि पहले मूवी और ये पूरे सीरीज का एंटागनिस्ट यानी कि एविल है। डाल्टन का उस डीमन के हाथ हॉन्ट करता है और उसको भी अपने नाइटमेयर में वही रेड डोर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर सारी आपस में जुड़ी हुई थी। डाल्टन के ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है, उसको थोड़ा सा फैलाता है जिससे कि वह डोर लाल हो जाता है। समझ पाते हैं पर कहानी रेड डोर के आसपास में होने वाली है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज और डाल्टन दोनों को 20 साल याद नहीं है कि इंसीडियस 1 इंसीडियस 2 के लिहाज से उनको याद नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि उनको भुला दिया गया था। हम जॉर्ज को देख पाते हैं कि वो बहुत परेशान था। ना MRI स्कैन कराने गया था। स्कैनर के अंदर जाते हैं, वहाँ के लाइट्स चली जाती है। वह परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब उसे एक डेमोनिक वॉइस सुनाई देती है, ये डोर ओपन हो चुका है। साथ ही उसे एक पार्क एंड क्रेन का मोस्ट हॉन्ट करता है, इससे वो बहुत डर जाता है। और यहाँ आकर क्रेन को जानते हैं क्योंकि इन फेमस इंसीडियस फिल्म का विलन
द प्राइड इन द ब्लैक है। और फाइनली स्कैन से बाहर आता है, डॉक्टर उसके पास में आता है। यहाँ पर डॉक्टर पर काफी गुस्सा होता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तो स्कैनर के अंदर ही सो गया था, स्कैन काफी अच्छे से हो गया है। यानी कि यहाँ पे जॉर्ज को भी समझ में नहीं आता है कि सोया कैसे। डॉक्टर उससे कहता है कि यह मैटर और लॉस और कंफ्यूजन वाली स्टेट्स की वजह से हो सकता है। यह पता करे कि फैमिली के अंदर क्या क्या चल रहा है, किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं। तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकता है। अभी हम एक डाल्टन को देख पाते हैं क्योंकि अपने रूम में था, वहाँ पर वो उस रेड डेयर वाली ड्राइंग को देखता है। लाइट अचानक से चली जाती है। लैंप ऑन करने पर इस पर खून लगा हुआ था, साथ और भी जगह पे काफी खून था। साथ ही उसे कोई भूत हॉन्ट करता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी क्रिस वहाँ पर आ जाती है। सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। अरे क्रिस अब अपने सामान लेने आई थी, जिससे एक नया रूम मिल चुका था। डाल्टन से बात करने लगती है। मस्ती करने के लिए वह उसको पार्टी में ले जाती है और डाल्टन वहाँ एक रूम से है और वह कुछ काम से बाहर चली जाती है। डाल्टन को एक लड़के के स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रिसेंटली ही मारा गया था। और वह डाल्टन से कहता है कि वह उसे रोक दे, डोर बंद कर दे। लेकिन डाल्टन यह बात समझ नहीं पाता है कि वो बोलना क्या चाहता है। उसे गोस्ट ऑन हॉन्ट करता है। लेकिन तब तक क्रिस वहाँ पर आ जाती है। वह लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। तब आकर डाल्टन उसे रेड डोर को बुली करने लगता है, उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए। तभी वो अपने आंखें बंद कर लेता है, जाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है। हॉस्टल के अंदर ही घूमते हुए क्रिस रूम तक आ जाता है, यानी कि उसके स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उसकी बॉडी वहीं पर थी। वहाँ पे रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, जिससे कि क्रिस जाग जाती है। अचानक से डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में आ जाती है, जिससे कि वह जाग जाता है। क्रिस उसके पास में आती है, पूछती है कि वह क्या कर रहा था। फिर वह कहता है कि उसे भी नहीं पता अभी क्या हुआ है। वह सपने जैसी जगह में गया था, लेकिन वो सपना नहीं था। लगता है कि वह किसी चीज के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज उसके करीब आ रही थी। अभी हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर था। यहाँ स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है, या फिर यूं कहें कि पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुरंत ही वो गायब हो जाती है। जानते हैं कि इन दोनों के बीच असमें एक गिफ्ट है जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जैसे ही वो अपने आंखों को बंद करते हैं, ये पहुंच जाते हैं अब फर्दर में, यानी कि एक ऐसे डायमंड यहाँ पर ढेर सारी स्पिरिट्स और डेमंस रहते हैं। फिर अब उसे एक बॉक्स मिलता है, इस पर किसी का नाम लिखा हुआ होता है। वह उसे ओपन करके देखता है। इसके अंदर उसके मदर और उसके डैड की फोटोज थी। इस स्पिरिट ने उसे हॉन्ट किया था, उसकी फादर के ही थे। जैसा कि मैंने कहा था कि एक रिफ्लेक्शन में एक स्पिरिट दिखी थी, वह कोई और नहीं और उसके डैड के स्पिरिट थी। फिर अब हम डाल्टन को देखते हैं कि उस पेंटिंग के बारे में पता लगा रहे होते हैं। अपने छोटे भाई से पूछताछ है, लेकिन उसे उसके कुछ खास समझ में नहीं आता है कि उसने अपने एक मेमोरी के टुकड़े से भी उसके एक साया भी सामने बना लिया था। यह किसके साया है हाल ये हमको नहीं पता। इसलिए बात है कि सीरियस फैन के जानते ही है। खैर भी वहाँ पर क्रिस आ जाती है, क्योंकि उसको बताती है डाल्टन ने फील किया है वह एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। उसको कुछ वीडियो भी दिखाती है कि अंदर हम देख पाते हैं एस और टकेर को, ये एलिस के साइड स्टिक थे, यानी कि उसके पार्टनर्स थे। पर एक हम सेक्शन के वीडियो एलिस का भी हम देख पाते हैं कि अंदर वो बताती है कि पर्दर में फंसे हुए स्पिरिट एक लिफ्ट में होती है। सदियों तक उनके पापों का सजा काटने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। खाली यह स्पिरिट नहीं बल्कि डेविल इमेंट्स भी होते हैं, हमारे दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। वो हमारे जिंदगी को लेने के लिए मस्त तो यहाँ पर इतने खतरनाक है कि वह यहाँ पर हमारे बॉडीज तो चाहते ही हैं कि हमें पजेस करना चाहते हैं, साथ के साथ हमारे दुनिया के अंदर आही भी मचाना चाहते हैं। डाल्टन उस लड़के के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिसने उसे हॉन्ट किया था। कांटेक्ट उससे इसलिए करना चाहता है, उससे ही पता चलेगा कि उसे उनके बारे में क्या कहना है। वह और क्रिस वहाँ जाते हैं और वहाँ प्रोजेक्शन ट्राई करता है, कुछ पता लगा पाए उससे नहीं। डीमन क्रिस पर हमला कर देता है। एक गोस्ट उसे परेशान करने लगते हैं। डीमन के हमला करने से होता यह है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक नाम का एक लड़का उसमें लेकर आता है, जो कि वही है जिसके पार्टी में ये डाल्टन गए थे। डाल्टन भी वापस जाग जाता है। ये हम जॉर्ज को देखते हैं कि आदमी के बारे में पता करने जाता है, इसका नाम बैन होता है। उसे पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसके फादर हैं, उन्होंने खुद को खत्म किया था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते थे, जिससे कि समझ पाते हैं कि ये फिफ्टिया जो ये कर्स है और डाल्टन में होकर आ गया। रिरी के पास आता है और दूसरी और डाल्टन भी अपने वाइफ से उसे कुछ याद है 10 साल पहले क्या हुआ था। फिर वह कहता है कि दिमाग के अंदर एक तस्वीर है, लेकिन जो वे से सच लगती है। मॉम कहती है कि वह बस उनका वहम था, यानी कि पूरी फैमिली को यहाँ पर कुछ पता था, लेकिन दोनों को कोई बताना नहीं चाहता था। इसलिए बात है कि उनकी मेमोरी वापस आ जाए, फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे। इनके फैमिली के अंदर फिर से तबाही मच जाएगी कि अनजाने में ही यहाँ पर
जॉर्ज और डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगते हैं। अब डाल्टन उस पेंटिंग को पूरा करने लगता है तो असल में जॉर्ज ही था हैमर के साथ। ये यादें तब की है जब जॉर्ज जैसे होकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी पार्ट 2 के अंदर। जानते हैं कि जॉर्ज को उस पार्ट 2 के अंदर अर्कन क्रेन के स्पिरिट नहीं पजेस किया था। डाल्टन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और जॉर्ज भी रेने से बात करने लगता है। उसे बताता है कि बेन उसके मदर के लिए आखिरी नोट्स ये था सब कुछ उसके साथ खत्म होगा। ये उसके मदर को पता था, बात के वो नहीं जानता। अब हार कर उसके बीबी उसे सब कुछ बता देती है क्योंकि पहले हुआ था उसने किया था उसके साथ में हुआ था सब कुछ। सब सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है। ये सब उससे छुपाया गया था। रेने ये सब बताती है कि ये सब रोकने के लिए था, उसके यादों को दबाना जरूरी था। वह बच्चों को नहीं समझा पा रही थी हुआ और झूठे कहानियां भी नहीं बना पा रही होती है, इसलिए ही वे लोग अलग हो गए थे। अब तभी वहाँ पर डाल्टन भाई छोटा पोस्टर आया हुआ था। डाल्टन की बनाई हुई तस्वीर है जिसे के अंदर पजल झलकने लगती है। ओके एक जॉर्ज था जो डाल्टन का देखते हैं जो कि एस्ट्रस प्रोजेक्शन में चला जाता है। अब वो उस वक्त को देखता है जॉर्ज पजल होकर सबको मारने वाला था और तभी डाल्टन अपनी रियल फादर जॉर्ज को द फादर से वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और उनको ढूंढने लगता है। ये सब हमने पार्ट 2 के अंदर था और यहाँ जॉर्ज को खत्म करने ही वाला होता है। सीरियस 2 में तो एलिस उसको जाती है लेकिन पर खुद टीन डाल्टन यंग डाल्टन को बचाता है। याद होगा कि बीच बीच में इस मूवी के अंदर कुछ वियर्स है, यानी कि ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन भी होता है। हम बहुत से वियर्ड सी मूवमेंट देख पाते हैं, इसके बारे में कोई भी समझ नहीं आता है और ये वहाँ पर यही है जिसे कि यहाँ पर एलिस एक लड़की को बचाने के चक्कर में ये रेड डोर ओपन कर दिया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि चलते ही यहाँ पर बचपन में ही यंग डाल्टन पजेस हो गया था। इस मूवी के अंदर टाइम का बहुत ही मैनिपुलेशन किया जाता है, लाइक बहुत ही पुराने मोमेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं। फिर वह खुद को बहुत ही अजीब जगह पर पाता है, यहाँ पर उसके मेमोरी से जुड़े बहुत सी चीजें थे जिससे उसे उस साल का सब कुछ याद आ जाता है। हम उसी डेमंस को देख पाते हैं जिसने यंग डाल्टन को हुआ था और वह डेमन उसके सामने खड़ा हो जाता है जिससे कि वह जाग जाता है। लेकिन यहाँ पे असल में हुआ यह था कि उस डेमन ने फाइनली उस डाल्टन की बॉडी को ही ले लिया था क्योंकि वह हमेशा से चाहता था और अब तभी वह क्रिस भी आ जाती है जिससे कि वह डेमंस खत्म करने की तैयारी करने लगता है। ये हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि एक एस्ट्रल प्रोजेक्ट में जाता है और डाल्टन को ढूंढने लगता है। उसे अब भी अपने बच्चे को बचाना होगा। डाल्टन को ढूंढता है जो कि वह कहता है कि उसने सबको मारने की कोशिश करी, लेकिन जॉर्ज क्लियर करता है कि वह किसी को नहीं मारा था और न ही उसने ऐसी कोई कोशिश करी थी। जो कुछ किया था या करवाया था वह डेमंस ने करवाया था जो कि डाल्टन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसी के लिए यहाँ पर डाल्टन्स के रियल स्पिरिट्स को अपने बॉडी के अंदर वापस जाना होगा कि डेमंस वहाँ से वापस निकल कर अपनी दुनिया में चला जाए। वो लोग अब वहाँ से भागने लगते हैं, रेड डोर के बाहर निकल जाते हैं। उस रेड डोर को होल्ड करके रखता है, उन्हें वहाँ वापस सब कुछ रोकना पड़ेगा। फिर डाल्टन कहता है कि वे नहीं रोक पाएंगे। जॉर्ज कैसे भी कर डेमंस को यहाँ पर रोकेगा। वे डाल्टन को यहाँ से जाने को बोलता है। पर डाल्टन की बॉडी सन में क्रिस पर हमला करती है और यहाँ सारे भूत भी आ जाते हैं। तक डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी, वह होश में आ जाता है। तभी हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा था। वे कहता है कि ये सब उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही उसके फादर ने भी कहा था। इंस कभी न कभी वे भी इन सब को रोकने की कोशिश करी होगी। हम जानते हैं कि इसी डीमंस ने उन्हें भी मारा होगा। हमने उनके स्पिरिट्स को जॉर्ज के पास भी आते हुए देखा था और दरअसल में वे उन्हें बचाने वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वे उन्हें आगाह कर रहे थे वहाँ पर ना जाए। मेरे ख्याल से बेन उसके डैड को वहाँ पर ये लगा होगा वे खुद को वहाँ खत्म कर लेंगे, शायद से उनके बच्चे बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो चीज थी उनके बच्चे के अंदर भी इनहेल्ड हो चुकी थी। फिर अब डेमन डोर तोड़ने ही वाला होता है और बाहर आने ही वाला होता है कि डाल्टन अपने आए हुए पेंटिंग के डोर पर ब्लैक पेंट करने लगता है। इसी की वे डोर यहाँ फादर के अंदर भी बंद होने लगती है। वह उसने ही ओपन किया था और जो भूलने से बंद होने वाला नहीं था कि याद रखने से ही बंद होने वाला था। जब तक वो उसे बंद रखना चाहे सत्य था। अब जैसे ही डाल्टन अपने पूरी की पूरी पेंटिंग को रंग देता है के बाद में क्रिस उसे बोलती है उसे इस पेंटिंग को जलाना होगा। इन डाल्टन बोलता है कि इसे अपने पास सेफ रखना होगा, इसे महफूज रखना होगा ताकि यह ओपन ना हो पाए। यानी कि इनकी मेमोरी को मिटाना बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ पर जो एलिस ने थी वो बिल्कुल गलत काम किया था। फिर ये कह सकते हैं कि उसने फ्यूचर देख लिया था। फिर अब जॉर्ज भी अपने वापस दुनिया में आ चुका था।
ठीक हो गया था। डाल्टन के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे हो गए थे। फाइनली डाल्टन ने जॉर्ज की पेंटिंग बनाई थी, जिसके अंदर पहली बार जॉर्ज डाल्टन को फर्दर लाकर वापस ला रहा था। यह देखकर जॉर्ज यहाँ पर बहुत खुश होता है। और अब जॉर्ज जैसे ही बाहर आता है, उसको यहाँ पर एलिस की स्पिरिट दिखाई देती है कि उसे कहती है कि उसने काफी अच्छा काम किया, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। बस उसे सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होगा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए फर्दर में बहुत ज्यादा दूर न चला जाए। और तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं, यहाँ पर हमें वही ड्रॉ दिखाई देता है जिसके आसपास कुछ हलचल होते हुए, यानी कि यहाँ पर ये चीज भी खत्म नहीं हुई है। ये डेमन और सारी की सारी प्रेत उस स्थान को ढूंढने की कि यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्ट्स कर पाएगा और बूम, यहीं पर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस चैप्टर 5 रेड डोर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए